तो जंबो आईएएस में आप सबका स्वागत है और आपका स्वागत है हमारी इस लेक्चर श्रृंखला में जिसका नाम है दैनिक समाचार संक्षिप्त में। इस लेक्चर श्रृंखला में हम एक दिन के करंट अफेयर्स करते हैं, खबरें करते हैं, महत्वपूर्ण खबरें करते हैं, बहुत ही कम समय में, मात्र 20 मिनट में। ठीक है, तो आज हम जो खबरें करेंगे, आज जो समाचारों पे हम नजर डालेंगे वे हैं 27 अगस्त 2024 के समाचार। और ये समाचार मैंने शॉर्टलिस्ट किए हैं। अखबार में तो बहुत सारे समाचार आते हैं, बहुत सारी खबरें आती हैं, पर हम सिविल सेवा परीक्षाओं के छात्र हैं और हमारे लिए कुछ खबरें ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो मैंने उन महत्वपूर्ण खबरों का चुनाव किया है और आपके समक्ष उसे प्रस्तुत किया है और उस पर ही हम चर्चा करेंगे, क्योंकि वही खबरें आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो 27 अगस्त 2024 की जो खबरें थी, महत्वपूर्ण समाचार थे, महत्वपूर्ण विषय थे, उन पे हम नजर डालते हैं। तो ये रही हमारी विषय सूची 27 अगस्त 2024 की विषयों की सूची। अभी आरबीआई के जो गवर्नर थे शक्तिकांत दास, उन्होंने कहा है कि जैसे हमारे देश में यूपीआई है जिसने भुगतान की प्रणाली को बहुत ज्यादा अच्छा कर दिया है, बहुत सरल कर दिया है। अब आप गूगल पे, भारत पे, पेटीएम के जरिए भुगतान करते हैं, पेमेंट वगैरह करते हैं, तो ये बहुत सरल हो गया है। वैसे ही ऋण लेना, बैंकों से और विभिन्न संस्थाओं से ऋण लेने की प्रणाली को भी अब हम सरल कर देंगे जब हम लॉन्च करेंगे यूएलआई, यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस, जिसे हम कहेंगे एकीकृत ऋण इंटरफेस। ठीक है, तो ये एकीकृत ऋण इंटरफेस क्या है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। फिर अभी मेघालय में पोलियो का केस आया है। ठीक है, और वैसे तो भारत 2014 में पोलियो मुक्त हो गया था, परंतु ये जो पोलियो का केस आया है ये टीका व्युत्पन्न पोलियो है। अब टीका व्युत्पन्न पोलियो मतलब ये जो वैक्सीन होती है, टीका होता है, टीकाकरण होता है पोलियो के लिए, जो खुराक दी जाती है पोलियो की, 2 बूंद जिंदगी की बच्चों को जो खुराक दी जाती है, उसी से ही ये पोलियो का वायरस उत्पन्न हुआ है और इसने एक मेघालय के बच्चे को संक्रमित कर दिया है। ठीक है, तो इस टीका व्युत्पन्न पोलियो के बारे में हम बात करेंगे। फिर हाल ही में भारत के जो रक्षा मंत्री हैं वे अमेरिका गए हुए थे और जो भारत के रक्षा मंत्री हैं वे वहां के रक्षा सेक्रेटरी से मिले और वहां पे भारत और अमेरिका के बीच 2 नए डिफेंस समझौते हुए हैं। ठीक है, तो ये वैसे तो भारत और अमेरिका के बीच जो डिफेंस समझौते हैं उसकी सूची बहुत लंबी है, उसी सूची में ये 2 नए समझौते भी आ चुके हैं। तो इनके इनके ऊपर हम गौर करेंगे। फिर अभी भारत और सिंगापुर के बीच में मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन चल रहा है, मिनिस्टीरियल राउंड टेबल। तो इसमें 4 मंत्री भारत की तरफ से हैं, 4 मंत्री सिंगापुर की तरफ से हैं और इस सम्मेलन में क्या बातचीत हुई है, क्या महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई है, क्या निर्णय लिए गए हैं, निर्णायक निर्णय लिए गए हैं, उसकी हम बात करेंगे। और अंत में हम बात करेंगे नॉर्थ ईस्ट की ही, क्योंकि असम में एक जगह है होलोंगापार, वहां पे एक प्रजाति है, जानवर की प्रजाति है जिसे हम कहते हैं गिबन। तो होलोंगापार गिबन वन्य जीव अभयारण्य, ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वन्य जीव अभयारण्य है, ये काफी ज्यादा समाचारों में था और ये जो पर्यावरण को लेके बहुत ज्यादा समाचारों में था, तो इसीलिए इस पे हम बात करेंगे। ठीक है, तो इन 5 विषयों पे हम अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। तो इन 5 विषयों को एक एक करके करते हैं। शुरुआत हम करेंगे पहले विषय के साथ। तो पहला विषय है कुछ इस प्रकार, एकीकृत ऋण इंटरफेस। देखिए, आरबीआई के गवर्नर यहां आप देख सकते हैं, शक्तिकांत दास ने कहा है कि एकीकृत ऋण इंटरफेस का राष्ट्रव्यापी शुभारंभ उचित समय पर होगा। अभी हुआ नहीं है पर होने वाला है। अब देखिए, देश में भुगतान प्रणाली को एक तरह से उसमें क्रांति लेके आया था यूपीआई। ठीक है, वैसे ही ऋण की प्रणाली में क्रांति लेके आएगा ये यूएलआई। ठीक है, एकीकृत ऋण इंटरफेस। उन्होंने कहा है शक्तिकांत दास जी ने कि जेएएम यानी कि जनधन आधार मोबाइल, यूपीआई और यूएलआई, ये एक नई त्रिमूर्ति साबित होंगे जो भारत में एक तरह की डिजिटल क्रांति लेके आएंगे, जिससे लोगों की जिंदगी सरल हो जाएगी। अब यूएलआई की परिभाषा से शुरुआत करते हैं कि ये यूएलआई, ये ऋण की प्रणाली को सरल कैसे करेगा। देखिए, ये घर्षण रहित ऋण के लिए एक सार्वजनिक तकनीकी मंच है जिसका उद्देश्य लागत में कमी, त्वरित संवितरण और मापनीयता के संदर्भ में ऋण प्रक्रिया में दक्षता लाना, ऋण प्रक्रिया में दक्षता लाना, ऋण प्रक्रिया को सरल करना, ये एक तरह का प्लेटफॉर्म होगा। ये मंच है, ये प्लेटफॉर्म है। जैसे यूपीआई भुगतान का एक प्लेटफॉर्म है, वैसे यूएलआई ऋण का एक प्लेटफॉर्म है। ठीक है, अब यह काम कैसे करेगा। देखिए, क्या होता है कि जब आप बैंक से ऋण मांगने जाते हैं, है ना, तो जब वो ऋण आपको देते हैं तो पहले वो आपका मूल्यांकन करते हैं, वह ऋण मूल्यांकन करते हैं कि किस इंसान को हम दे रहे हैं, इसके बैंक में कितना बैलेंस है, ये ऋण वापस चुका भी पाएगा या नहीं चुका पाएगा।
है ना? इसकी इनकम टैक्स रिटर्न क्या चल रही है, इसकी नौकरी है या नहीं है, ये सारा जो डेटा है ये बैंक के पास होना चाहिए, तभी वह आपके ऋण का मूल्यांकन कर पाता है और आपका ऋण का वितरण कर पाता है, आपको ऋण दे पाता है। परंतु इस मूल्यांकन में बहुत समय लग जाता है, क्योंकि ये जो सारा डेटा है ये विभिन्न जगहों पे पड़ा हुआ है। जैसे बैंकों के पास बैलेंस का डेटा पड़ा हुआ है, सरकार के पास आपकी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का डेटा पड़ा हुआ है, क्रेडिट सूचना कंपनियों के पास आपका क्रेडिट स्कोर पड़ा हुआ है, जिसमें पता चलता है कि पहले इस इंसान ने जितने ऋण लिए थे वह चुकाए थे या नहीं चुकाए थे, यह इंसान ठीक है या नहीं है। तो ये सारा डेटा विभिन्न स्थानों पे पड़ा हुआ है और इसीलिए बैंक को इन सभी संस्थानों को कांटेक्ट करना पड़ता है और वहां से डेटा लाना पड़ता है, इसीलिए इसमें समय लग जाता है। अब यूएलआई क्या करेगा? यूएलआई एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जिसमें यह सारी डिजिटल जानकारी, बैंकों की, सरकार की, क्रेडिट सूचना कंपनियों की सारी जानकारी एक प्लेटफॉर्म पे होगी। एक बैंक को बस क्या करना है, उस यूएलआई प्लेटफॉर्म पे क्वेरी डालनी है, उससे बात करनी है और मिनटों में ही सारा डेटा उसके पास आ जाएगा, उससे वह मूल्यांकन कुछ ही मिनटों में कर देगा और आपको कुछ ही मिनटों में ऋण भी आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो बड़ी जल्दी आपको ऋण मिल जाएगा। ठीक है। अच्छा, यूएलआई प्लग एंड प्ले दृष्टिकोण के लिए डिजाइन किया गया है। इसका अर्थ यह है कि यूएलआई ऐसा डिजाइन किया है कि कोई भी बैंक इसे अपने साथ लगा सकता है। ये हर बैंक के लिए है। जैसे गूगल, भारत पे, पेटीएम के लिए यूपीआई था कि वो इसे लगा सकते हैं अपनी ऐप पे, वैसे ही बैंक लगा सकते हैं। ठीक है। अब देखिए, यूपीआई पे चर्चा हुई है। यूपीआई को हम यूपीआई की बात कर रहे हैं ना, कि यूपीआई के आने से भुगतान प्रणाली कितनी सुचारू रूप से चलने लगी है, उसमें दक्षता आई है, वो सरल हो गई है। तो यूपीआई के बारे में भी कुछ हमने छेड़ा है टॉपिक। तो यूपीआई के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जो जानकारी है वो ले लेते हैं। पहले तो आपको याद रखना है कि यूपीआई बनाया किसने था। तो देखिए, एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई बनाया था भारतीय राष्ट्र भुगतान निगम 2016 अप्रैल के महीने में। बाकी यह एक ऐसी प्रणाली है जिसमें एक मोबाइल ऐप पे सभी बैंक के खातों को जोड़ा जा सकता है। एक बैंक के खाते से दूसरे बैंक के खाते में भुगतान किया जा सकता है और ये सारे बैंक खाते आपकी यूपीआई आईडी के साथ जुड़े हैं या आपके मोबाइल नंबर के साथ जुड़े हैं। तो एक मोबाइल नंबर पे बहुत सारे खाते भी जोड़े जा सकते हैं। तो ये बहुत इसने सरल कर दिया है सारा भुगतान प्रणाली को। चलिए, यह विषय हमारा खत्म होता है। अब हम दूसरे विषय पे आते हैं, यह भी महत्वपूर्ण है, टीका व्युत्पन्न पोलियो। अब देखिए, मेघालय के पश्चिम गारो हिल्स जिले में एक 2 वर्षीय बच्चे में कथित तौर पे पोलियो की पुष्टि हुई है। अब जानने की मतलब हैरानी की बात यह है कि भारत पोलियो मुक्त हो गया था 2014 में, फिर ये बच्चे में पोलियो वायरस कैसे चला गया, इस पे हम आते हैं। पहले पोलियो के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लें कि पोलियो है क्या। तो देखिए, मेडिकल साइंस में पोलियो को पोलियोमेलाइटिस भी कहते हैं। ये संक्रामक वायरल बीमारी है जो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है। हमारे जो शरीर में तंत्रिका तंत्र है, नर्वस सिस्टम है, उसको प्रभावित करती है। अब इससे होता क्या है, यह वैसे तो ज्यादातर 5 साल से कम उम्र के बच्चों को प्रभावित करता है। इससे पक्षाघात हो सकता है, पैरालिसिस हो सकता है, टांगे चलना बंद हो जाएं, हाथ चलना बंद हो जाएं, ये हो सकता है। अब इसमें संक्रमण कैसे होता है? देखिए, वायरस मुख्य रूप से मल मौखिक मार्ग के माध्यम से व्यक्ति में फैलता है। देखिए, क्या है कि मल विसर्जन के बाद यदि कोई व्यक्ति हाथ नहीं धोता है और किसी ग्लास को टच कर देता है, किसी खाने के पदार्थ को छू लेता है और कोई और व्यक्ति उस खाने को खा लेता है, तो ये वायरस फिर उस व्यक्ति में चला जाएगा, ऐसे फैलता है। अब देखिए, जो पोलियो है, पोलियो से बचने के लिए वैक्सीन है, टीका है, और 2 प्रकार के टीके हैं। एक है आपका ओपीवी, ओरल पोलियो वैक्सीन, यानी कि ये बूंदें होती हैं, लिक्विड फॉर्म में है, मुंह के माध्यम से आपको दिया जाता है। एक आईपीवी है, इंजेक्टेबल, इंजेक्शन के माध्यम से दिया जाता है। ठीक है। अब आपको मैं बताता हूं कि ये टीका व्युत्पन्न पोलियो क्या है। देखिए, आईपीवी से तो नहीं होता है कुछ खास, पर ओपीवी में क्या होता है, बच्चों के मुंह में बूंदें डाली जाती हैं पोलियो टीका की। ठीक है, ये ऐसा है। अब इसमें होता क्या है कि जो पोलियो का वायरस है ना, उसे बहुत ज्यादा कमजोर कर दिया जाता है। बहुत कमजोर पोलियो के वायरस को टीके के माध्यम से आपके बच्चों के शरीर में डाला जाता है। बच्चों का जो इम्यून सिस्टम है, इम्यून प्रणाली है, वह इस कमजोर जो वायरस है इससे लड़ता है। क्योंकि ये वायरस कमजोर है तो बच्चे को भी कुछ नहीं होता है और बच्चे की इम्यूनिटी बन जाती है। फिर उसमें जब एक तगड़ा वायरस आएगा तो भी वो बच्चा बचा रहेगा। तो इसमें हम बच्चे को तगड़ा कैसे करते हैं, उसमें कमजोर वायरस डाल के। परंतु कभी कभार
बच्चे की इम्यूनिटी इतनी वीक होती है कि कमजोर वायरस बार बार प्रजनन करके 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 ये तगड़ा हो जाता है और फिर ये बाकी लोगों में संक्रमित हो जाता है और फिर ये वायरस फैल जाता है। ठीक है, टीका व्युत्पन्न वायरस ओपीवी में कमजोर वायरस से संबंधित है, तो ये ओपीवी टीका से ही फैलता है। कुछ मामलों में कमजोर वायरस एक बच्चे से दूसरे बच्चे में घूमना जारी रख सकता है, जल्दी से संचारित करने और फिर संक्रमण के कारण बनने की अपनी क्षमता को वापस प्राप्त कर लेता है। और पहले इसे जो टीका है, टीका में तो बहुत कमजोर वायरस डाला जाता है, पर समय के साथ साथ ये तगड़ा होता जाता है। ठीक है, बलशाली होता जाता है। और बलशाली किस प्रकार से? संक्रमण के बल के रूप में। ठीक है, टीका में वायरस कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले बच्चे, कमजोर इम्यूनिटी वाले बच्चों में दीर्घकालिक संक्रमण का कारण भी बन सकता है, जो वर्षों तक उनकी आंत में रहता है, अपने आप को दोहराता है, मतलब मल्टीप्लाई करता है और धीरे धीरे गंभीर संक्रमण का कारण बनता है। और यही हुआ है मेघालय में। जो मेघालय में बच्चे के साथ हुआ है वह यही हुआ है, यही कारण बना टीका व्युत्पन्न वायरस का। तो याद रखिए, आपको जानकारी रखनी है पोलियो के बारे में। पोलियो क्या है? वायरस है, ठीक है, बैक्टीरिया से नहीं आता है। टीका व्युत्पन्न पोलियो क्या है, ये ध्यान रखना है। और ये याद रखना है, टीका व्युत्पन्न जो पोलियो है वह ओपीवी टीके से ही होता है, आईपीवी टीके से नहीं होता। ठीक है, अब भारत में पोलियो की क्या स्थिति रही है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करते हैं। भारत और पोलियो, तो देखिए, भारत में टीका वाला पोलियो वायरस नहीं, जो वाइल्ड पोलियो वायरस है, जो वैसे ही आपको मिलता है। ठीक है, तो वाइल्ड पोलियो वायरस का अंतिम मामला भारत में 2011 में हुआ था, पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले में। तो पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले में 2011 में आखिरी मामला सामने आया था। ठीक है, अब देखिए, डब्ल्यूएचओ जो डब्ल्यूएचओ है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसने ये नियम बनाया हुआ है कि जब आपके देश में आखिरी पोलियो का केस आ जाए, उसके 3 वर्षों तक आपको प्रतीक्षा करनी है। 3 वर्षों तक आपको प्रतीक्षा करनी है, और यदि 3 वर्ष तक कोई केस नहीं आता, तभी हम आपको पोलियो मुक्त कहेंगे। तो ऐसे नहीं है कि आखिरी जो केस था वो 2011 में था, तो इसलिए भारत 2011 में पोलियो मुक्त हो गया था, नहीं। डब्ल्यूएचओ की ये कंडीशन है कि उसके बाद 3 वर्ष आपको प्रतीक्षा करनी है। 3 वर्षों तक अगर कुछ नहीं हुआ तो आपको हम पोलियो मुक्त कहेंगे। तो 2011 में आखिरी केस था, परंतु भारत को पोलियो मुक्त हमने कहा है 2014 में। परंतु पोलियो मुक्त होने के बाद ये जो टीका व्युत्पन्न पोलियो है, ये फिर भी आए जा रहा था, इसके केस हुए जा रहे थे, और अभी सबसे जो लेटेस्ट मामला है वह मेघालय में है। ठीक है, तो ये याद रखना बस आपने कि आखिरी केस था पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले में 2011 में, और भारत को पोलियो मुक्त का स्टेटस 2014 में मिला है डब्ल्यूएचओ द्वारा। ठीक है, तो यह जानकारी आपने याद रखनी है। चलिए, तीसरे विषय पे आते हैं, 2 नए भारत अमेरिका समझौते। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा के दौरान 25 अगस्त को जो समाप्त हुई है, सहयोगी देशों ने संपर्क अधिकारियों की नियुक्ति के संबंध में आपूर्ति व्यवस्था की सुरक्षा और समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अब ये द्विपक्षीय सैन्य समझौते हैं, 2 हुए हैं। ठीक है, अब लाइजनिंग अधिकारों पर समझौता ज्ञापन जो है वो क्या है कि जितने भी जो अमेरिका है उसकी जो फौज है वो जहां जहां पे होगी, वहां पे भारत का एक अफसर भी तैनात होगा, वह लाइजन अफसर होगा। और जहां जहां भारत की फौज की टुकड़ियां होंगी, वहां पे अमेरिका का एक लाइजन अफसर होगा। इसमें क्या होगा, इससे फायदा क्या होगा? सूचना साझे कर पाएंगे दोनों देश, रक्षा संबंधित सूचना। तो एक तो ये है। दूसरा जो समझौता है वह है एसओएसए। ये है, ये देखिए, इसका जो फुल फॉर्म है ये है आपूर्ति व्यवस्था की सुरक्षा, एसओएसए। ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये जो समझौता है ये क्या है? ये दोनों देशों की राष्ट्रीय सुरक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए अप्रत्याशित आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों को हल करने के लिए एक दूसरे से आवश्यक औद्योगिक संसाधनों और का अधिग्रहण करने का को सक्षम बनाएगा, में सक्षम करे बनाएगा। ठीक है, यानी कि मान लीजिए भारत को कोई हथियार बनाना है, पर उसमें लोहे की कमी भारत को पड़ रही है, लोहा नहीं बरामद हो रहा है, तो अमेरिका भारत की मदद कर देगा। ऐसे ही अमेरिका कुछ लड़ाकू विमान बना रहा है, उसमें माइक्रोचिप चाहिए, वह अमेरिका को बरामद नहीं हो रही, तो भारत दे देगा। तो दोनों के बीच में ये जो आपूर्ति की जो समस्या है उसको हल किया जाएगा इस समझौते के जरिए। अब अमेरिका ने पहले ये समझौते ऐसे 17 देशों के साथ किए हुए हैं। तो ऐसे 17 देशों के साथ ये समझौते अमेरिका कर चुका है, भारत 18वां देश होगा। याद रखिएगा, ये समझौता गैर बाध्यकारी है। इसका अर्थ ये है कि यदि भारत अमेरिका से कुछ सामान बरामद करने की बात करे
और अमेरिका के पास वो सामान ना हो तो अमेरिका मना कर देगा। ठीक है, ये बाध्य नहीं है। अमेरिका इस आधार पे भी मना कर सकता है कि अभी हमारी जरूरतें पूरी नहीं हुई हैं, हम आपको कैसे दे दें। तो ये गैर बाध्यकारी है। ठीक है, परंतु ये याद रखना, भारत और अमेरिका के बीच ऐसे समझौते, रक्षा संबंधित समझौतों की सूची बहुत लंबी है, बहुत समझौते हो चुके हैं पहले। तो इसीलिए ये तो बस दो और ऐड हुए हैं एक तरह से। चलिए, अब एक और समझौतों की तरफ आ जाते हैं और भारत के अंतर्राष्ट्रीय नीति के बारे में बात करें तो भारत और सिंगापुर के बीच में मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन हुआ। ठीक है, भारत और सिंगापुर के वरिष्ठ मंत्रियों ने सिंगापुर में दूसरे बहु मंत्रालय गोलमेज सम्मेलन में सार्थक दौर की चर्चा की। अब इसमें भारत की तरफ से 4 मंत्री गए हुए थे। ठीक है, और सिंगापुर की तरफ से 4 मंत्री आए हुए थे और इनके बीच में यह सम्मेलन हुआ था। अब भारत में वह 4 मंत्री कौन थे? भारत में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी थी, विदेश मंत्री एस जयशंकर जी थे, ठीक है, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल जी थे, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी थे और ऐसे ही 4 मंत्री सिंगापुर की तरफ से भी थे। अब इस चर्चा में, इस सम्मेलन में क्या निर्णय लिया गया? तो दोनों रणनीतिक भागीदारों ने 6 स्तंभों के साथ संबंधों को बढ़ावा देने पर विचार किया है। तेज, ठीक है, तो बात यह है कि एक तो दोनों रणनीतिक संबंध हैं, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भारत और सिंगापुर के बीच में है और इन्होंने बात की है कि हम अपने 6 स्तंभों पे सहयोग को और बढ़ाएंगे। वह 6 स्तंभ कौन से हैं? डिजिटलीकरण पे, कौशल विकास पे, स्थिरता स्वास्थ्य पे, स्वास्थ्य सेवा पे, कनेक्टिविटी पे और उन्नत विनिर्माण, इसकी हम बात करेंगे। तो इन 6 स्तंभ पे दोनों देश और सहयोग करेंगे। ठीक है, कुछ और मुख्य बिंदु आपको पता होने चाहिए इस सम्मेलन के बारे में, तो वो भी जान लेते हैं। नेताओं ने भारत और सिंगापुर के बीच राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ मनाने की योजनाओं पर चर्चा की। देखिए, दोनों देशों के बीच में राजनयिक डिप्लोमेटिक संबंध स्थापित हुए थे 1965 में। 2025 में उसकी 60वीं सालगिरह यानी कि वर्षगांठ होगी, तो उसको मनाएंगे कैसे दोनों देश, उस पर चर्चा है। ये जो बैठक हुई है ना, गोलमेज सम्मेलन हुआ है दोनों देशों के बीच में, ये उसका दूसरा चरण था। ठीक है, पहला चरण भारत में हुआ था 2022 में। ठीक है, अगले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सिंगापुर जाएंगे, तो उससे पहले पहले जो जो निर्णय लेने हैं वह इन दोनों देशों ने ले लिए हैं। ठीक है, बस इतना सा ही। चलिए, आखिरी विषय पे आ जाते हैं, होलोंगापार गिबन वन्यजीव अभयारण्य। राष्ट्रीय हित का हवाला देते हुए असम वन्यजीव विभाग ने केंद्र से तेल और गैस अन्वेषण के लिए केन तेल और गैस प्रस्ताव को वन मंजूरी देने की सिफारिश की है। देखिए, एक कंपनी है केन तेल और गैस, उन्हें मिला है तेल और गैस असम में, असम के होलोंगापार में। ठीक है, परंतु होलोंगापार में वन्यजीव अभयारण्य है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो वहां पे तेल की माइनिंग तो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और अगर करनी है तो आपको पर्यावरण वो लेना पड़ेगा, मंजूरी लेनी पड़ेगी। ठीक है, अब असम का जो विभाग है उसने कहा है कि देखिए, ये राष्ट्र हित के लिए महत्वपूर्ण प्रस्ताव है केन गैस का, केन तेल और गैस का, तो इसीलिए इसको पर्यावरण मंजूरी लेने की आवश्यकता नहीं है। राष्ट्र हित में हम इसे पर्यावरण मंजूरी लेने की आवश्यकता से मुक्त करते हैं, यह कहा है असम वन्यजीव विभाग ने। परंतु जितने भी लोग हैं, क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं, वो कह रहे हैं नहीं, क्योंकि यहां पे अगर आप ऐसा करोगे तो ये वन्यजीव अभयारण्य नष्ट हो जाएगा और इस वन्यजीव अभयारण्य में गिबन प्रजाति रहती है। अब ये गिबन क्या होते हैं, ठीक है, इनके बारे में बात करते हैं। ये खबर भी, ये समाचार भी मैंने आज के लेक्चर में इसीलिए इसको डाला क्योंकि मैं बस आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि देखिए भूगोल से और पर्यावरण से संबंधित सवाल प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसीलिए गिबन क्या होते हैं इससे संबंधित सवाल पूछे जा सकते हैं, तो इसकी जानकारी देने के लिए मैंने इस खबर को डाला है। तो हुलॉक गिबन के बारे में अगर हम बात करें तो ये क्या है? गिबन, जिसे सभी वानरों में सबसे छोटे और सबसे तेज वानर के रूप में जाना है, एक अत्यधिक बुद्धिमान प्रजाति है जो एशिया में उष्णकटिबंधीय और उष्ण कटिबंधीय जंगलों में रहती है, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल जंगलों में। ठीक है, अब ये जो हुलॉक गिबन है, ये पाए कहां कहां जाते हैं? 4 देशों में पाए जाते हैं, पूर्वोत्तर भारत, बांग्लादेश, म्यांमार और दक्षिण चीन के वनों में ये पाए जाते हैं। भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में 2 अलग अलग हुलॉक गिबन प्रजातियां पाई जाती हैं। तो हुलॉक गिबन की 2 अलग प्रजातियां पाई जाती हैं। एक है पूर्वी हुलॉक गिबन,
जिनका आईयूसीएन स्टेटस है वल्नरेबल, और पश्चिमी हुलॉक गिबन जिनका आईयूसीएन स्टेटस है एंडेंजर्ड। यह जानकारी याद रखनी है, रट लेनी है। पूरे पूरे चांसेस हैं कि सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर भी समाप्त होता है। इस लेक्चर को सुनने के लिए धन्यवाद, और मैं आशा करता हूं कि इस लेक्चर ने आपके जो ज्ञान है उसमें वृद्धि जरूर की है। सिविल सेवा परीक्षा के लिए जो आपको जिस ज्ञान की आवश्यकता है उसमें जरूर इसने विस्तार किया है, वृद्धि की है, और ये और विस्तार और वृद्धि करेगा यदि आप इस लेक्चर श्रृंखला को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएंगे। तो इस आशा के साथ कि आप करंट अफेयर्स मेरे साथ रेगुलरली करेंगे, मात्र 20 मिनट में करेंगे, मैं आपसे आज्ञा लेता हूं। धन्यवाद।